हेलो डियर, सबको वेलकम करता हूं जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहेवियर साइंस इस सप्ताह में आज आखिरी दिन है, शनिवार है। तो आज जो है बिहेवियर साइंस चल रहा है। कल जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आएगा जो कि संडे है। तो आज बिहेवियर साइंस है, इस सप्ताह के आखिरी दिन है, शनिवार है। तो इस हिसाब से जो है हम लोग आज पहले देखे थे क्या चीज़, लर्निंग क्या है, लर्निंग का प्रकार क्या है, हम लोग वो देखे थे। और हमने बताया था कि किसी और वीडियो में जो है लिखने का नियम सीखने का नियम, लर्निंग का रूल्स और जो लर्निंग है उसको कैसे प्रभावी बनाया जाए या उसको इफ़ेक्टिव बनाने वाले कौन कौन से कारक है जो आपको प्रभावित करता हो सीखने को। तो ये भी दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है, सीखने का नियम का और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक को, तो जो है या प्रभावी बनाने वाले, शिक्षा में प्रभावी बनाने वाले सीखने के नियम को। तो जो है हमको इसको देखना है। चलिए सीखते हैं। 2 क्वेश्चन है आज लर्निंग से संबंधित है, इसके बाद लर्निंग टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। लर्निंग से 3 क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन मैंने करा रखा है कि लर्निंग क्या है, लर्निंग का प्रकार क्या है, नहीं देखे तो जाइए देखिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लर्निंग का नियम, रूल्स ऑफ लर्निंग और इसके प्रमुख नियम विस्तार से समझाए। और एक क्वेश्चन बनता है आपका कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से का फैक्टर है, मीन्स लर्निंग को जो है किस प्रकार से जो है शिक्षा में जो है प्रभावी बनाया जा सके। विभिन्न तरीक़ा से वो क्वेश्चन को पूछेगा जिसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल इसके नियम को देखते हैं कि कौन कौन से नियम हैं। चलिए देखिए, एक बात समझिए कि लर्निंग का जो नियम था वो थॉर्नडाइक, कौन दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने जो है क्या किया, सीखने का नियम का जो है 1820 में प्रतिपादन किया, जिनको 2 वर्गों में बांटा। इन्होंने क्या किया, जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने जो लर्निंग है उसको 2 भागों में इन्होंने विभाजित कर दिया। सीखने के नियम को 2 भागों में इन्होंने विभाजित करके बताया। क्या क्या? एक है मुख्य नियम, मेन लॉ, और एक है सहायक नियम। एक मेन लॉ है मतलब मुख्य नियम, और दूसरा है सहायक नियम मीन्स एसोसिएटिव लॉ या सब ऑर्डिनेट लॉ। तो याद रखिएगा, बहुत आसान है कि थॉर्नडाइक ने 1820 में सीखने के नियम को प्रतिपादन किया। इन्होंने 2 भागों में बांटा, सीखने के नियम को 2 वर्गों में बांटा। पहला वर्ग है मुख्य नियम और दूसरा वर्ग है सहायक नियम। चीज़ें समझ गए? चलिए देखिए, अगर आपको नहीं याद होता है ऐसा क्वेश्चन तो मैं बताता हूं कि वीडियो कम से कम जैसे एक आज देख लिए और एक बार आज देख लिए, इस वीडियो को एक बार जो है 2 दिन के बाद देखिए ताकि आपके अंदर रिपीट हो जाए। जो भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगे, जो भी क्वेश्चन थोड़ा भास्ट लगे, उसको एक बार देख लीजिए और फिर एक बार कभी आके देख लीजिए, जिससे क्लियर हो जाएगा। और साथ ही क्या कीजिए कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जो है आरएम नर्सिंग blogspot.com पर जाकर जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पे हम डिटेल में लिखे हैं। तो वो एक प्रकार से आपका हो जाएगा क्या चीज़, नोट्स, जहाँ पे हम लिख दिए हैं। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जब ज़रूरी होगा, जोन सा भी टॉपिक पढ़ना होगा जो मैं वीडियो में करा चुका हूँ, तो उसको जाके आप वहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। आपको नोट भी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, PDF भी डाउनलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उस पर जाइएगा और खोल के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सब इसी प्रकार से दिया होगा, ठीक है। चलिए पहला मुख्य नियम को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो मुख्य नियम में 3 नियम शामिल है। अब आपको जो एसोसिएटिव लॉ जो है, जो मेन लॉ है, थॉर्नडाइक ने जो 2 लॉ दिया, एक सहायक एक मुख्य, तो हम लोग पहला मुख्य देख रहे हैं। तो मुख्य नियम को जो है, मुख्य नियम में भी 3 नियम है। कैसे कैसे है चलिए देखते हैं। तो A नंबर में मुख्य नियम देकर उसके बाद 3 नियम जो इसमें है उसको लिखेंगे। पहला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। देखिए, तत्परता का नियम मीन्स होता है कि जल्दबाजी, तत्पर मतलब एकदम कॉन्स्ट्रेंट, ध्यान केंद्रित करके, तत्पर होके, तो यही होता है तत्परता का नियम। तो तत्परता के नियम में 3 परिस्थितियाँ विद्यमान होती है। अब जो तत्परता का नियम है उसमें 3 परिस्थिति होता है। कौन कौन से होता है इसको पॉइंट में लिखना है। चलिए लिखते हैं। पहला है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर हो तो सीखना आनंददायक होता है। देखिए, अब जो भी व्यक्ति हो, कोई बच्चा अगर स्कूल में टीचर उसको सिखा रहे हो तो तत्पर होकर, कॉन्स्टेंट होकर अगर वो सीखेगा तो रुचिकर होता है, आनंदमय होता है, इंजॉय लेकर सीखेगा। बस ज़्यादा अगर दिमाग पर बोझ ले लेगा और बोझ लेके वो फिर सीखने चलेगा तो जो है उसको क्या होगा, कभी भी आनंद सीखने में नहीं आएगा। तो यही कहता है कि तत्परता के नियम में कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने का तत्पर करता है तो तत्परता दिखाता है तो सीखना आनंददायक होता है। समझ गए? चलिए ए पॉइंट ये है। दूसरा इसमें जो कंडीशन है कि जब कोई व्यक्ति कार्य सीखने के लिए तैयार ना हो किंतु उसे ज़बरदस्ती सिखाया जाए, ऐसी स्थिति में उसे सीखना घिज उत्पन्न करने वाला होता है। देखिए, जब
जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए कुछ चीज़ तैयार नहीं हो और उसको ज़बरदस्ती सिखाएंगे, बच्चा को देखते होइएगा, बहुत बच्चा बहुत इंजॉय पूर्वक सीखता है, खाते खाते सीख लेगा। बहुत बच्चा हो गया कि उसको ज़बरदस्ती पकड़ के 2-4 हाथ लगाइएगा फिर भी वो सीखने के लिए तैयार नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या होता है, ज़बरदस्ती कोई चीज़ सीखा नहीं जाता। ज़बरदस्ती से आदमी के अंदर जो है खीज मतलब खीस उत्पन्न होता है, मतलब अंदर ही अंदर गुस्सा उत्पन्न होता है। तो ये जो है सिखाना जो है होता है वो तत्परता के नियम में ये शामिल है बी में कि कोई भी व्यक्ति अगर सीखना नहीं चाहता है तो ज़बरदस्ती उसे हम जो है सिखा भी नहीं सकते हैं। ऐसे स्थिति में अगर सिखाने का हम लोग कोशिश करेंगे तो उसके अंदर जो है गुस्सा झल्लाहट उत्पन्न होता है। ये है, ये समझ गए। सी है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार हो किंतु उसे कार्य सीखने न दिया जाए तो ऐसी स्थिति में असंतोष व खीज उत्पन्न होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति है वो सीखने के लिए तैयार है लेकिन उसको डिस्टर्ब किया जा रहा हो, उसको सीखने नहीं दिया जा रहा हो, तो उस अवस्था में उस व्यक्ति के अंदर क्या आता है कि उस व्यक्ति के अंदर असंतोष आने लगता है। मतलब उसका जो मन होता है वो असंतोष होने लगता है और उसके अंदर जो है खीज उत्पन्न होने लगता है, खीस जिसको गाँव में बोलते हैं। तो ये सब जो है उसके अंदर होने लगता है। तो तत्परता के नियम हम लोग देख चुके हैं। तत्परता के नियम में क्या था, 3 कंडीशन था। 3 कंडीशन में 3 परिस्थितियाँ था तत्परता के नियम में। ये सब हम किसका नियम देख रहे हैं, मुख्य नियम में। मुख्य नियम में 3 नियम है। पहला है तत्परता के नियम। तत्परता के नियम में 3 पॉइंट बनता है कि जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर होता है तो वो सीखना आनंददायक होता है। और नेक्स्ट है कि जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर न हो तो उसको अगर ज़बरदस्ती सिखाएंगे तो उसके अंदर जो है खीज उत्पन्न होता है। दूसरा ये है, पहला में तैयार रहेगा तो आनंददायक होगा। दूसरा में वो तैयार नहीं रहेगा सीखने के लिए, ज़बरदस्ती करेंगे तो उसके अंदर खीज उत्पन्न होगा। ये चीज़ें हैं। तीसरा सी ऑप्शन में है, सी में है कि कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है बट उसको जो है किसी और कारण से जो है उसको सीखने नहीं दिया जा रहा हो, डिस्टर्ब किया जा रहा हो, तो उसके अंदर असंतोष का भावना उत्पन्न हो जाता है और जो है उसके अंदर खीज उत्पन्न होने लगता है। तो ये 3 परिस्थितियाँ बनता है। एक में है कि वो सीखने के लिए तत्पर रहेगा, एक में सीखने के लिए खुद तैयार नहीं रहेगा, एक में कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार भी है तो उसको कोई और जो है डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये 3 जो है तत्परता के नियम में परिस्थिति बनता है। तो इसको देख लीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से है थॉर्नडाइक का नियम। अब देखिए जो थॉर्नडाइक का नियम है, थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि जब मनुष्य सीखने के लिए तत्पर नहीं होते हैं तब तक न तो वे स्वयं सीख सकते हैं और न ही कोई दूसरा उन्हें सिखा सकता। अतः आवश्यक है कि विद्यार्थी को सीखने के लिए तत्पर किया जाए। तत्परता ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। देखिए थॉर्नडाइक ने यह स्पष्ट किया, जो थॉर्नडाइक वैज्ञानिक जो 1820 में सीखने के नियम को बताया था, 2 भागों में बांटा था, मुख्य नियम, सहायक नियम। मुख्य नियम में 3 परिस्थितियाँ था। मुख्य नियम पहला मुख्य में भी 3 नियम है। तत्परता के नियम हम लोग देख रहे हैं। तत्परता के नियम में है ये कि आदमी तत्पर होगा सीखने के लिए, मतलब एकदम जो है कॉन्स्टेंट होगा, तत्पर रहेगा सीखने के लिए। लोग नहीं कहता है कि एकदम एक काम करने के लिए तत्पर है, मतलब एकदम वह जो है तैयार है। तो कोई अगर व्यक्ति सीखने के लिए, थॉर्नडाइक ने तीनों परिस्थिति के बाद ये कहा कि भाई तत्परता के नियम में तो ठीक है कि तत्परता के नियम सीखने में सहायता करता है, बट कोई व्यक्ति अगर सीखना नहीं चाहता है, वह जब तक नहीं सीखना चाहेगा, जब तक वह खुद से उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं जगे, तत्परता ना हो सीखने के लिए, तब तक उसको कोई नहीं सिखा सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी, कोई भी कुछ व्यक्ति सीखना चाहता हो तो उसको जो है अंदर तत्परता जगाना बहुत ज़रूरी है। तत्परता जो है ध्यान केंद्रित में सहायता करता है। तो ये थॉर्नडाइक ने बोला। इसलिए कोई भी व्यक्ति के अंदर जब सीखने का ललक आता है तो वो तत्पर होकर सीख लेता है, तो जो है वो उसको सही होता है। तत्परता जो होता है ध्यान केंद्रित भी कराता है, अटेंशन बढ़ाता है। तो ये चीज़ें हैं, समझ गए। सहायक हम लोग तत्परता के नियम से हम समझ गए मुख्य नियम में। अब चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा नियम देखते हैं, क्योंकि हम लोग देखे थे मुख्य नियम में 3 नियम हैं। उसी प्रकार से मुख्य नियम में एक नियम समझ गए सहायक तत्परता के नियम को। तो अब हम लोग देखते हैं अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज देखिए, इस नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार करने अथवा दोहराने से वह याद हो जाती है और छोड़ देने पर या न दोहराने से वह भूल जाती है। देखिए अभ्यास का नियम से नाम ही स्पष्ट है, आप लोग खुद लिख सकते हैं कि बार बार अभ्यास करने से कोई चीज़ें याद होता है। अगर उसको अभ्यास को आप छोड़ देंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, तो क्या होगा, आदमी उससे भूल जाता है। तो सीखना है तो बार बार किसी भी चीज़ को, जब बच्चा छोटा रहता है, देखते होइएगा 10th में 12th में लोग कहता है कि अगर नहीं जो क्वेश्चन याद हो रहा है उसको बार बार लिखिए, बार बार अभ्यास कीजिए। तो ये बार बार अभ्यास करने से, बार बार लिखने से जो है ये आदमी को अंदर याद हो जाता है, चीज़ें सीख जाता है वो। तो इस
नियम के अनुसार इस क्रिया को बार बार दोहराने से, याद करने से जो है याद हो जाता है, और छोड़ देने पर न दोहराने से वह भूल जाता है। वही चीज़ है। इस प्रकार का यह नियम प्रयोग करने तथा प्रयोग न करने पर आधारित है। अब ये जो अभ्यास का नियम है, काम करेंगे तो याद होगा, अभ्यास करेंगे तो याद होगा, दोहराएंगे तो अभ्यास होगा, दोहराएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे तो जो है क्या होगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। अभ्यास के नियम ही ये कहता है कि यह डेली जो है अभ्यास करे किसी चीज़ के बारे में, तो जो है वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाता है, याद हो जाएगा, उस चीज़ को आप सीख जाएंगे। तो ये है, और यही जो नियम है ये करने और न करने पर आधारित है, मतलब अभ्यास। तो देखिए मैंने वही चीज़ बता रहा था कि जो अभ्यास का नियम है, अभ्यास के नियम जो होता है तो इस नियम के अनुसार यही होता है कि किसी भी क्रिया को, किसी भी काम को अगर बार बार करेंगे, बार बार दोहराएंगे तो वह याद हो जाता है। और कोई भी चीज़ अगर दिमाग में याद हो जाए मतलब हम उस चीज़ को सीख गए, वो चीज़ करने को सीख गए। अगर हम उसी चीज़ को जो है नहीं दोहराएंगे, नहीं बार बार करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा, छोड़ देने से वो चीज़ें हमें याद होगा, नहीं याद होगा, भूल जाएंगे कुछ दिन में ही। तो भूल जाएंगे तो सीखना होगा नहीं। तो इसीलिए जो है इस नियम को जो है क्या कहा गया कि करने और न करने का जो है आधारित इसको किया गया। मतलब करेंगे तो याद होगा, सीखेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें नहीं याद हो पाएगा, नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए जो है इस नियम को करने और न करने पर आधारित कहा गया। इसलिए थर्नडाइक ने भी ये कहा कि उपयोग और अनुपयोग, इसलिए थर्नडाइक ने इस नियम को, अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुपयोग का भी नियम कहा। उपयोग मीन्स जब बार बार एक्सरसाइज को उपयोग करेंगे तो जो है यह उपयोगी होगा, याद होगा, सीख जाएंगे। और बार बार जो है अभ्यास नहीं करेंगे, बार बार हम दोहराएंगे नहीं तो जो है हम भूल जाएंगे और फिर ये नियम अनुपयोग हो जाएगा। तो इसलिए जो है थर्नडाइक ने कहा कि अभ्यास के नियम जो है बार बार करने से उपयोगी होगा, और नहीं करेंगे, छोड़ देंगे अभ्यास तो ये अनुपयोगी हो जाएगा और आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी बच्चा होता है उस बच्चे को कुछ भी सिखाया जाए तो उसको बार बार जो है समय समय पर रिपीटेशन करते रहे ताकि वो भूले नहीं और सीख जाए आसानी से। तो ये होता है आपका अभ्यास का नियम। बहुत आसान है अभ्यास का नियम। तो हम लोग 2 नियम देख चुके हैं मुख्य नियम में, पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रभाव के नियम में। प्रभाव के नियम क्या कहता है, इफेक्टिव लॉ ऑफ इफेक्ट। अब देखिए मुख्य नियम में 3 ही नियम है, पहला तत्परता, दूसरा अभ्यास, तीसरा प्रभाव। प्रभाव मतलब इफेक्ट। थर्नडाइक ने यह नियम सीखने और अध्यापन का आधारभूत नियम माना। मतलब जो है थर्नडाइक ने इस नियम को जो है सीखने के लिए और जो है इस नियम को सीखने और अध्यापन का आधारभूत नियम माना, इफेक्टिव। इस नियम को संतोष और असंतोष नियम भी कहते हैं। अब आप सभी से पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि किस नियम, थर्नडाइक के किस नियम को जो है संतोष और असंतोष बोलते हैं, तो प्रभाव के नियम को। ये प्रभाव के नियम जो है क्या करता है कि इसके अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को हितकर परिणाम होते हैं और जिसमें सुख और संतोष प्राप्त होता है उसी को व्यक्ति दोहराता है। जिस कार्य को करने में कष्ट होता है और दुख फल प्राप्त होता है उससे व्यक्ति नहीं दोहराता है। इस प्रकार के व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिससे उससे लाभ मिलता है तथा संतोष प्राप्त होता है। देखिए नाम से स्पष्ट है। आप इस प्रभाव के नियम में इतना याद रखिएगा कि थर्नडाइक के नियम के अनुसार यह सीखने और आधारभूत पर आधारित नियम है और इसी नियम को जो है संतोष और असंतोष के नियम भी कहा जाता है। जैसे ही संतोष और असंतोष के नियम लिख देंगे तो सबका मतलब आप लिख दिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है लोग वैसा काम करता है, वैसे चीज़ों को बार बार दोहराता है जो उसको सुख, जो उसके लिए ज़रूरी हो, जो उसके काम का हो, जो उसके लाभ प्राप्त हो, उसी चीज़ को बार बार दोहराता है। और जब भी दोहराने से लोग सीख जाता है और तो उसके अंदर जो है संतोष का भावना उत्पन्न हो जाता है कि हाँ हमने तो आज क ख ग सीख लिया। बच्चा क्या कहता है, हमने तो आज च छ सीख लिया, आज हमने क ख ग सीख लिया। मतलब उसको जो है लाभ प्राप्त हो गया, वो जो है संतोष का भावना उसके अंदर आ गया कि हाँ हमने ये आज सीख लिया। बट अगर असंतोष पैदा कब होता है कि जब व्यक्ति को कुछ काम किया और उस काम में जो है उसको नहीं सीख पाया, जो है कुछ चीज़ें उसके दिमाग में नहीं स्टोर हुआ, उस चीज़ के बारे में वो नहीं सीख पाया, तो वो जो हो जाता है असंतोष का भावना उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार के काम है जो व्यक्ति करना पसंद नहीं करता है, छोड़ देता है, तो वही असंतोष का नियम मतलब असंतोष हो जाएगा। संतोष में क्या होगा कि वैसा कार्य जो बार बार लोग करता है, बार बार करने से उसको जो है फल की प्राप्ति होता है, वो उसको लाभ देता है, तो लोग जो है बार बार और ज़्यादा करने का उसको जो है चेष्टा करता है। और बार बार करने से जो है व्यक्ति को और ज़्यादा हितकर परिणाम मतलब उसके अनुसार परिणाम मिलने लगता है, अच्छा परिणाम मिलता है। तो संतोषी इसलिए होना जरूरी है, संतोषी में अच्छा फल मिलेगा। असंतोष की भावना जब भी आपके अंदर जगेगा तो ये जो है आपका निगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो यही प्रभाव के नियम को संतोष और अंतोष का नियम भी कहा गया। संतोष कब होगा कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करेगा और उसके हितकर परिणाम मिलेगा, लाभकारी परिणाम मिलेगा, उसके फेवर में परिणाम मिलेगा, तो व्यक्ति बार बार उसे करने
के लिए प्रयास करेगा, बार बार सीखने का प्रयास करेगा और वह संतोष की भावना जगाता है। बट जब भी व्यक्ति कोई ऐसा काम करेगा जिससे उसको कुछ निगेटिव चीज़ें ही मिले, उसको फेवर में ना मिले, तो फिर उस काम से वो भागता है और उसके अंदर असंतोष की भावना जगता है। चीज़ें समझ गए? प्रभाव के नियम में यही नियम था, समझ गए? मुख्य नियम में तीनों नियम समझ गए। अब हम यहाँ पर लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, सहायक नियम। चूँकि जो थर्नडाइक था उन्होंने दो ही वर्गों में बांटा नियम, सीखने के नियम को। पहला मुख्य नियम में था तत्परता के नियम, उसमें कुछ पॉइंटें था, सिर्फ 3 पॉइंटें था। उसके बाद हम लोग देखे थे क्या चीज़, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम जो भी था वो भी बिल्कुल आसान ही था। उसके बाद था अभ्यास को नियम के ही उपयोग और अनुपयोग के पर आधारित था वो। उसके बाद जो है हम लोग देखे हैं क्या चीज़, अभी देखे हैं, जस्ट देखे हैं कि अभ्यास के नियम से पहले जो है हम लोग देखे हैं, देखिए यहाँ पे प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट को संतोष और असंतोष का भी नियम कहते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ गए? अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग बी इसका शुरू कर रहे हैं, मतलब जो 2 भागों में बांटा था, एक था मुख्य नियम, एक सहायक नियम। तो सबऑर्डिनेट लॉ मतलब सहायक नियम हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मुख्य सहायक निम्न प्रकार का है, मतलब प्रमुख जो सहायक नियम है ये निम्न प्रकार का है। इसमें ज़्यादा जोर लगाने वाली बातें नहीं है, बस 4-5 पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए सहायक नियम में क्या है कि बहु अनुकरणीय का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि बहु अनुक्रिया, मतलब आपको मल्टीपल रिस्पॉन्स मतलब मल्टीपल जो है रिजल्ट मिला हो बहुत ज़्यादा, तो ही होता है बहु अनुकरणीय का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। सहायक नियम में पहला क्या है, बहु अनुक्रिया का नियम, याद रखिएगा। उसके बाद है दूसरा है मानसिक तत्परता का नियम। मानसिक तत्परता मतलब द लॉ ऑफ मेंटल सेट, मतलब मानसिक तत्परता का नियम सहायक नियम का दूसरा नियम है। उसके बाद है तीसरा नियम है, यहाँ पे क्या है कि समानता के अनुसार अनुक्रिया। पहला था कि बहु अनुक्रिया का नियम, क्या था, बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा था क्या चीज़, मानसिक तत्परता का नियम। तीसरा है समानता के अनुसार नियम, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी, समानता के अनुसार अनुक्रिया। चौथा है तत्वों को पूर्ण शक्तिमत्ता, मतलब लॉ ऑफ प्रीपोटेंट फैक्टर, मतलब जो तत्व है उसका पूर्ण शक्तिमत्ता का नियम है। और उसके बाद है सहचारी स्थान परिवर्तन। तो ये 5 आपको जो है सहायक नियम में याद रखना पड़ेगा। अगर ये 5 आप याद रखते हैं तो आपका सहायक नियम यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। क्या क्या था एक बार और रिपीट कर, सहायक नियम देखिए, सहायक नियम से इजी है आपका मुख्य नियम। मुख्य नियम में ऐसा 3 नियम था जिसको याद करना और लिखना बहुत ही आसान था, जिसको हमने समझाया। बट ये जो बी नियम है इसमें जो 5 लाइन है, 5 पॉइंट है, 5 जो नियम है सहायक नियम में, ये थोड़ा जो है वर्ड अटपटा सा है। कैसे, देखिए बहु अनुक्रिया नियम, बहु अनुक्रिया नियम याद रखिएगा, द लॉ ऑफ मल्टीपल पर्पज रिस्पॉन्स। दूसरा है मानसिक तत्परता का नियम, मानसिक तत्परता तो याद हो जाएगा। बहु अनुक्रिया का नियम फर्स्ट वाला है, याद हो जाएगा। दूसरा है मानसिक तत्परता का नियम, ये भी याद हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि समानता के अनुसार अनुक्रिया, मतलब प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी, समानता के अनुसार अनुक्रिया। 2-3 बार इसको रिपीट कीजिएगा दिमाग में, जाके आप लोग लिंक रहेगा वहाँ से आप, या मैं बता चुका हूँ कि rmnursing.blogspot.com पर जाके आप लोग जो है क्या करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे RM लिखिएगा, RM नर्सिंग, साथ में लिखिएगा RM नर्सिंग। उसके बाद लिखिएगा .blogspot.com। उसके बाद जो पहला नर्सिंग ज्ञान से ओपन होगा जो आएगा उस पर क्लिक करके और आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। जैसे आज बायो साइंस के था तो आप जो है बिहेवियर साइंस का है तो फर्स्ट ईयर वाले में बिहेवियर साइंस में जाइएगा तो वहाँ पे आपको ये वाला मिल जाएगा पोस्ट किया हुआ, तो उस पर क्लिक करके, या जो है आज न्यू पोस्ट डलेगा तो न्यू वाला पर आपको मोस्ट रिलेवेंट वाला पर ऑटोमेटिक शो करता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यही है। तीसरा है समानता के अनुसार अनुक्रिया। चौथा है तत्वों का पूर्ण शक्तिमत्ता मतलब द लॉ ऑफ प्रीपोटेंट फैक्टर्स। पांचवा है यहाँ पे सहचारी स्थान परिवर्तन, मतलब सहचारी स्थान परिवर्तन। तो ये मात्र 5 पॉइंट जो कि सहायक नियम में आपको याद रखना होगा। ए वाला में तो कुछ लिखना भी था, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, बस ये 5 पॉइंट लिख देना है सहायक नियम में। क्या क्या, बहु अनुक्रिया का नियम, उसके बाद था मानसिक तत्परता का नियम, समानता का अनुसार अनुक्रिया, तत्वों का पूर्ण शक्तिमत्ता और सहचारी स्थान परिवर्तन। ये 5 याद रखिएगा, हो गया। 2 बार 3 बार रिपीट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे, देखिए एक क्वेश्चन आपको कितने प्रकार से पूछेगा पहले ये जान लीजिए। सीखने का प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, मतलब जो मेन फैक्टर जो है, जो इफेक्ट करता हो लर्निंग प्रोसेस को, सीखने के जो विधि है, सीखने का जो प्रक्रिया है उसको जो प्रभावित करने वाला जो कारक है उसको ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। या क्वेश्चन पूछेगा
कि सीखना किस प्रकार से प्रभावी बनाया जा सकता है। या तो प्रभावी बनाने के लिए पूछ देगा, या प्रभावी बन चुका है तो उसको प्रभावित कौन कौन कर रहा है सीखने को, तो ये भी है। साथ ही सीखना या अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, मतलब वही बातें आ रहा है कि प्रभावित या कारक। उसके बाद या तो पूछ देगा कि प्रभावी शिक्षण के कारक समझाइए, मतलब एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। तो इफेक्टिव लर्निंग मतलब प्रभावी रूप से जो शिक्षण को कैसे प्रभावी बनाया जाए सीखने के माध्यम से। तो ये जो है आपका जहाँ भी लर्निंग आ जाए और जहाँ भी इफेक्टिव चीज़ें आ जाए, फैक्टर आ जाए, कारक आ जाए, तो समझ जाइएगा कि वो सबका आंसर यही एक ही आंसर होगा। चीज़ें समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ 8 पॉइंटें हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे सीखने को प्रभावित करने अथवा प्रभावित शिक्षण के कारक निम्नलिखित है। देखिए, सीखने को प्रभावित करने वाला कारक या प्रभावित शिक्षण के कारक निम्नलिखित है। कैसे? पहला है उचित वातावरण, सुइटेबल इन्वायरमेंट। देखिए, अब जो प्रभावित शिक्षण बनाएंगे या जो प्रभावित करने वाला जो सीखने के नियम को जो प्रभावित करता हो, प्रभावित करने का मतलब क्या हो कि उसको समान अवस्था से चेंज कर देता हो, या तो गलत बना देगा या तो सही बना देगा। तो गलत या सही जो भी बनाएगा होगा इसमें तो प्रभावित कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो उचित वातावरण, अब वातावरण सुइटेबल इन्वायरमेंट कैसे इसमें प्रभावी बनाता है सीखने को। देखिए, शिक्षण वातावरण से प्रभावित होता है, वातावरण बाह्य हो या आंतरिक। यदि वातावरण ठीक रहेगा तो सीखने में कठिनाई नहीं होगी, केवल अधिगमकर्ता को अपने को मानसिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होगी। देखिए, यहाँ पे एक क्या कह रहा है, यहाँ पे यही कह रहा है उचित वातावरण जो पहला है प्रभावी शिक्षण को सीखने को प्रभावी बनाने के जो कारक है या प्रभावित करने वाला, इसमें कह रहा है उचित वातावरण। मतलब अगर कोई बच्चा है, समझिए बच्चा को हम सिखाना चाहते हैं, बच्चा को सिखाना चाहते हैं, बच्चा को चाहे वो वातावरण उसके बाहर का हो, मोहल्ला का हो, स्कूल का हो, या वो वातावरण घर का हो, अगर उसको सुइटेबल वातावरण नहीं मिलेगा, हमेशा गाली गलौज होगा, हमेशा झगड़ेलू होता हो घर में, तो बच्चा भी मानसिक रूप से कभी भी आपके या पढ़ाई वाले चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए कहता है कि उचित वातावरण बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, ताकि जो शिक्षण जो होता है, जो शिक्षा होता है या जो सीखने का जो चीज़ है, वो वातावरण जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। चाहे वो वातावरण बाहर का हो, चाहे वो आंतरिक मतलब अंदर का हो। यदि वातावरण सही होगा, ठीक होगा, तो सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगा, आराम से लोग सीख लेगा। अगर वातावरण गलत होगा, गड़बड़ होगा, तो सीखने में भी परेशानी होगा और गलत चीज़ें ज़्यादा आएगा। और जो सीखने इसमें होता है कि जो सीखने वाला होता है केवल उसको मानसिक रूप से तत्पर होना पड़ता है, बाद बाकी वातावरण अगर सही है तो वो सीख लेता है आसानी से। चीज़ें समझ गए। तो उचित वातावरण पहला याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या है कि अधिगमकर्ता का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। अब जो अधिगमकर्ता का मतलब क्या है कि जो लर्नर हो, जो सीखने वाला हो, सीखने वाला या तो बच्चा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, क्योंकि व्यक्ति हर उम्र में कुछ न कुछ चीज़ें सीखते रहता है। जो बच्चा होता है उसको ज़्यादातर जो है बिहेवियर सिखाया जाता है, कैसे बर्ताव करना है, व्यवहार करना है, उसको सारा डिसिप्लिन सिखाया जाता है, साथ ही उसको पढ़ाई का भी चीज़ें सिखाया जाता है। तो बच्चा में ये सब होता है। तो जो सीखने वाला होता है उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। अब मानिए किसी को हमको बुखार लगा है तो ना हम आपको सही से पढ़ा पाएंगे, अगर आपको बुखार लग गया है तो ना सही से आप सीख पाएंगे, क्योंकि आपका हेल्थ ही सही नहीं है। तो आपका सीखने के लिए हेल्थ जो है बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो ही कहता है कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ लर्नर, मतलब जो सीखने वाला है, जो अधिगम करता है, जो सीखने वाला है, उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, ताकि वो सीखने में रुचि रख सके और जल्दी सीख पाए। तो ये हो गया दूसरा कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है सीखने वालों को। तीसरा है परिपक्वता, मैच्योरिटी। देखिए, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले अन्य काम को सीखने के लिए सदैव तत्पर और उत्सुक रहते हैं। अतः अपरिपक्व की अपेक्षा सीखने में उन्हें कठिनाई नहीं होती है और साथ ही समय की बर्बादी भी नहीं होती है। अब चूंकि देखते होइएगा कि जो बच्चा होता है उसको छोटी छोटी चीज़ों को बहुत देर में सिखाना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत देर में सिखाना पड़ता है। बट वही बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे मैच्योरिटी उसमें आता रहता है, वो मैच्योर परिपक्व होते रहता है, वैसे वैसे उसको चीज़ों को सिखाने में आसान होता है, क्योंकि वह जो है जल्दी पकड़ लेता है बातों को। तो यही कहता है कि जो परिपक्व होगा, जो शारीरिक मानसिक रूप से परिपक्व होगा, मीन्स उसका जो है शारीरिक और मानसिक विकसित हुआ होगा, तो ऐसे को सिखाना बहुत आसान हो जाता है और वह सदैव हमेशा सीखने के लिए जो है उत्साहित भी रहता है और जो है सीख भी आसानी से जाता है। बट इसी स्थान पे जिसका मानसिक और शारीरिक रूप से वो अपरिपक्व है, मतलब वो मैच्योर नहीं है, तो उससे जो है सिखाना कठिन हो जाता है, वो जल्दी सीख नहीं पाता है। तो ये परिपक्वता हो जाता है। तो परिपक्व
परिपक्वता में आपको 2 चीज़ याद रखना है कि शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। समझ गए? चलिए, मैच्योरिटी क्या होता है ये तो जानते ही होंगे। अब यहाँ पे देखिए अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा मुख्य स्थान है। यदि उन्हें सीखने के प्रेरित नहीं किया जाएगा तो उनकी रुचि सीखने में कम या बिल्कुल भी नहीं होगा। अध्यापक ऐसे छात्रों को प्रशंसा, प्रोत्साहन, प्रतिद्वंदी आदि का सहारा लेकर अधिक प्रेरित कर सकता है। देखिए अभिप्रेरणा, अब किसी भी चीज़ के लिए जो है क्या होता है कि अगर किसी को कुछ सिखाना हो तो उसको मोटिवेट कीजिए। बच्चा को अगर सिखाना हो तो बच्चा को शाबाशी कीजिए, वाह बहादुर तुम तो ये चीज़ सीख लिया, थोड़ा सीख ले तो उसको बढ़ाइए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा उसको चढ़ाइए, बढ़ाइए, उत्सुक कीजिए ताकि उसको और ज़्यादा रुचि बढ़े, उसको लगे कि हाँ हम सीख रहे हैं, मोटिवेट हो। उसी प्रकार से जो स्कूल में टीचर होते हैं वो अपने बच्चों को क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, प्रशंसा करते हैं उसका, प्रतिद्वंदिता मतलब दूसरे से कॉम्पिटिटिव करते हैं कि देखो उससे तो तुम कहीं ज़्यादा निकल गए आगे, तुम सीख गए, वो अभी पीछे ही है। तो इससे आदमी के अंदर मोटिवेट होता है और ज़्यादा सीखने के लिए ललक पैदा होता है। तो मोटिवेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है सीखने में। समझ गए? चलिए, 5वां यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार है। 5वां पॉइंट क्या है? सीखने का समय व थकान, टाइम ऑफ लर्निंग एंड फैटिग। देखिए सीखने का समय सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जब छात्र विद्यालय आते हैं तो उनमें स्फूर्ति होती है, अतः सीखने में सुगमता होती है, किंतु जैसे जैसे समय बीतता है उन्हें धीरे धीरे थकान आती है, अतः सीखने की क्रिया में थोड़ी शिथिलता आ जाती है। देखिए 5वां है सीखने का समय व थकान। सीखने का समय व थकान का मतलब हो गया टाइम ऑफ लर्निंग एंड फैटिग। मतलब होता है कि जब समझिए कि जब हम किसी काम को सुबह तरोताज़ा होकर जाते हैं करने तो 2-4 घंटे जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है कर पाते हैं किसी चीज़ को। उसी प्रकार से जो बच्चा स्कूल भी जाता है तो स्कूल में जाता है तो शुरू के जो 2-4 घंटे होता है, देखते होइएगा 2-4 शिफ्ट जो होता है उसमें बच्चा जो होता है बहुत उत्सुक, बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता के साथ सीखता है किसी चीज़ को या पढ़ता है। बट जैसे ही जैसे 2-3-4 घंटे के बाद होता यह है कि बच्चा लेजी होने लगता है। अब उसे जो है भूख वगैरह या कुछ भी होने लगता है और वो लेजी होने लगता है और फिर जो है उसको धीरे धीरे सीखने में भी मन भटकने लगता है, वो सीख भी नहीं पाता है। मतलब जो वो शुरू के 2-3 घंटा पढ़ेगा उसमें जो सीखेगा जो है उससे बिल्कुल कम जो है वो बाद के 2-3 घंटा में भी नहीं सीख पाएगा। तो यही जो है सीखने का समय और थकान बहुत ज़रूरी होता है कि कोई बच्चा जैसे ही स्कूल गया, पढ़ाई स्टार्ट हुआ तो शुरू के 2-3 घंटा वह बहुत ही अच्छे से सीखेगा और जो है सीख लेगा। बट जैसे जैसे समय बीतेगा आगे वह लेजी होते जाएगा और सीखने में भी जो है वो शिथिलता उसके अंदर लैग्जिटी आते जाएगा। तो यही होता है सीखने का समय और थकान। समझ गए? चलिए 6ठा हम लोग चलते हैं यहाँ पे, इच्छा शक्ति मतलब विल पावर। इच्छा शक्ति, विल पावर, किसी भी चीज़ को सीखने में इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिससे अंदर इच्छा शक्ति या रुचि कम या नहीं होगी वह कार्य नहीं सीख पाएगा। देखिए इच्छा शक्ति, 6ठा है इच्छा शक्ति। अब सीखने में जो है इच्छा शक्ति बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कैसे? अगर मान के हमको अंदर जो है पावर है ये नहीं है, विल पावर है ये नहीं है, हम कोई चीज़ जो है सीखी नहीं, हमको अंदर इच्छा शक्ति जागृत ही नहीं हो रहा है कि हम इस चीज़ को सीखें, तो कितना भी कुछ हो जाएगा हम उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे जब तक हमें अंदर जो है विल पावर, इच्छा शक्ति नहीं जागृत होगा। तो वही चीज़ें हैं, लिख देंगे कि इच्छा शक्ति के लिए जो है सीखने के लिए इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इच्छा शक्ति रुचि नहीं होगा, इच्छा शक्ति में रुचि कम होगा तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। ये चीज़ हो गया 6ठा। चलिए अब यहाँ पे 7वां है, सेकेंड लास्ट है। यहाँ पे देखिए 7वां क्या है कि अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। सीखने की प्रक्रिया में अध्यापक एक पथ प्रदर्शक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके कार्य और व्यवहार, विचार और व्यक्तित्व, ज्ञान और शिक्षा का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है। देखिए अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। अब आपके ज़िंदगी में सिखाने में टीचर का क्या क्या रोल होता है। जब तक टीचर डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, बच्चा डिसिप्लिन रहेगा, टीचर के जितना ज्ञान होगा, जैसा व्यवहार होगा, जैसा थिंकिंग होगा, जैसा पर्सनालिटी होगा, जैसा नॉलेज होगा, वैसे ही बच्चा में भी वो जो है उसी को देख देख के वो सीखते जाता है। तो यही जो होता है आपका अध्यापक का भूमिका होता है। इसलिए एक अध्यापक को जो है क्या कहता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है और एक ऐसा पर्सनालिटी उनको भी रखना पड़ता है जो बच्चा देख के वैसा ही पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, सीख सके। ठीक है, 7वां समझ गए? तो ये टीचर का भूमिका हो जाएगा। और सबसे यहाँ पे आखिरी पॉइंट है कि बुद्धि एवं वंशानुक्रम। अब देखिए बुद्धि, इंटेलिजेंस एंड हेरेडिटी का बहुत बड़ा निर्भर करता है। अब किसी का बुद्धि देखते होइएगा कि बहुत जल्दी किसी चीज़ को कैच कर लेता है, कोई जो होता है थोड़ा समय लेता है, कोई होता है बहुत ज़्यादा समय लेता है सीखने में, कोई होता है जो कि बिल्कुल कुछ नहीं सीख पाता है, उसको मंद बुद्धि कहते हैं। होता है ना, ऐसे होता है। कोई देखते होइएगा बच्चा किसी चीज़ को बहुत कठिन चीज़ों को याद कर लेता हो, कोई को होता है जो ज़्यादा कठिन को नहीं याद कर पाता हो, कोई होता हो जो कि किसी चीज़ को जल्दी
जल्दी कैच कर लेता हो, कोई होता हो कि बिल्कुल मध्य में कैच करता हो, देरी से कैच करता हो। तो ये उसके बुद्धि का और वंशानुक्रम का जो है उसका ये प्रभाव है। उसका कैसा वंशानुक्रम चल रहा है, उसके माता पिता, भाई, उसके दादा में कैसा बुद्धि उसका विकसित था, उसी प्रकार से जो है ये बुद्धि उसके बच्चा में भी हो सकता है कि हो। हेरिडिटी में ही होता है कि वंशानुक्रम मतलब वंश में कैसे वह क्रम चलते आ रहा है, वही बच्चे में भी हो सकता है। अगर बच्चे में बुद्धि बहुत तेज़ होगा, बहुत ज़्यादा जो है वो फुर्ती वाला होगा, तो बच्चा जो है इंटेलिजेंस होगा तो जल्दी सीख पाएगा जल्दी किसी चीज़ को। अगर उसके अंदर मंद बुद्धि का होगा तो क्या होगा, बच्चा देरी से सीखेगा और बच्चा में बहुत ही ज्ञान का अभाव हो जाएगा, सीखने में दिक्कत होगा। जो मंद बुद्धि का होगा उसके अंदर सीखने में कठिनाइयाँ आएगा। तो ये सब जो है बुद्धि एवं वंशानुक्रम पर जो है निर्भर करता है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या क्या चीज़ पर देखा, तीव्र बुद्धि वाले छात्र मंद बुद्धि वाले छात्र की अपेक्षाकृत किसी भी ज्ञान को बड़ी शीघ्रता और सरलता से सीख लेते हैं। वही चीज़ें है कि जिसका बुद्धि तीव्र हो, तेज हो, वो मंद बुद्धि वाले से आसानी से सीख लेता है और जल्दी सरल से सीख लेता है। वैसे भी इनमें वंशानुक्रम का हाथ काफ़ी होता है। लगभग 80% बालक योग्यता एवं क्षमता है वस्तु उससे वंशानुक्रम का ही देन है। किसी का बुद्धि कैसा है, उसके जो है माता पिता या दादा से मिलता जुलता रहता है, हल्का फल्का। अब हो सकता है एक परिवार में 4 बच्चा हो, एक ही माता पिता का 4 बच्चा हो, तो हो सकता है उसमें से चारों का अलग अलग दिमाग हो गया हो, बट कुछ ना कुछ बच्चा का दिमाग जो है उसके माता पिता से ज़रूर मिलता है। तो यही जो है वंशानुक्रम होता है कि माता पिता से, जैसा अगर माता पिता भी अगर बुद्धि तेज होगा, उनका भी बुद्धि तेज रहा होगा, तो उसका बच्चा भी तेज बुद्धि का होता है और जल्दी किसी चीज़ को कैच कर लेता है, सीख लेता है। तो ये हो गया वंशानुक्रम और बुद्धि का रोल इसमें। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे हमारा होता है समाप्त। सीखने के नियम को प्रभावी या प्रभावी शिक्षण को कैसे बनाया जाए, या सीखने के कारक को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कि सीखने के प्रभाव को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। हम लोग 8 पॉइंट देख लिए। क्या क्या देखे हैं हम लोग? देखे हैं इच्छा शक्ति देखे हैं। इच्छा शक्ति के बाद हम लोग क्या देखे हैं, चलिए एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। बुद्धि एवं वंशानुक्रम है, अध्यापक की भूमिका, टीचर का रोल है, इच्छा शक्ति है। उसके बाद है यहाँ पे सीखने का समय और थकान, मतलब किस समय बच्चा ज़्यादा सीखता है और कब थकने लगता है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन करके सिखा सकते हैं। परिपक्वता, मैच्योरिटी। उसके बाद है अधिगमकर्ता का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। उसके बाद है उचित वातावरण, सुइटेबल इन्वायरमेंट। तो ये 8 पॉइंट बहुत ही आसान है, लिखना भी इसके अंदर मैटर बहुत आसान है। आपसे प्रश्न पूछेगा तो छूटना नहीं चाहिए। दोनों क्वेश्चन को आज हम बहुत आसानी से समझाए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर।